अशोभित चश्म के मरीजों की तादाद में खौफनाक हद तक इजाफा हो चुका है, ये भी बात करेंगे। इसके अलावा जो इंजेक्शन है गैर मयारी, उसके बाद गैर मयारी आई ड्रॉप्स की फरोख्त का इंकशाफ भी हो गया है और पाकिस्तान में बढ़ते जराइम के पीछे कौन से हकाइक हैं वो सामने आ चुके हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे अशोभित चश्म के हवाले से। तो पंजाब में अशोभित चश्म का फैलाव सूबे भर में तालीमी इदारे 4 रोज तक बंद रहेंगे। तमाम सरकारी प्राइवेट स्कूल्स को पीर तक खोला जाएगा। सोमवार से तमाम असातिज़ा बच्चों को मरकजी गेट पर खुद चेक करेंगे, जबकि निगरान वज़ीर आला पंजाब का गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल रावी रोड का अचानक दौरा। अशोभित चश्म का शिकार तालिबात की स्कूल में मौजूदगी पर सख्त बरहमी का इज़हार किया गया है। सूबे भर में अशोभित चश्म से मुतासिर मरीजों की तादाद 75,000 से भी बढ़ चुकी है। पंजाब में अशूबे चश्म का मर्ज तेजी से फैलने लगा। वबा को रोकने के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। पंजाब भर में तमाम स्कूल्स 4 रोज तक बंद रहेंगे। कल से मैट्रिक तक तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में छुट्टी होगी। कल और हफ्ते को छुट्टी होगी, जबकि जुमे को 12 रबीउल अव्वल की आम तातील है। सूबे भर में स्कूल्स अब पीर को खुलेंगे। सोमवार से तमाम असातिज़ा बच्चों को मरकजी गेट पर खुद चेक करेंगे। जिन बच्चों में अशूबे चश्म की शिकायत हुई उनको वापिस घरों को भेज दिया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब का गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल रावी रोड का अचानक दौरा। अशूबे चश्म का शिकार तालिबात की स्कूल में मौजूदगी पर सख्त बरहमी का इजहार। सेक्रेटरी स्कूल्स को फौरी तलब कर लिया। सूबे भर में अशूबे चश्म से मुतासिरा मरीजों की तादाद 75,000 से बढ़ गई है। ज्यादा केसेस लाहौर, बहावलपुर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट में सामने आ रहे हैं। अशूबे चश्म का मर्ज फैलने से कई शहरों में अमराजे चश्म के ड्रॉप्स की किल्लत पैदा हो गई है। तलब बढ़ने से शहरी कीमतों में इजाफे का शिकवा भी कर रहे हैं। और अब शामिल करेंगे आवाम से बात। अशोभित चश्म के फैलाव ने बच्चों को भी परेशान कर दिया है। बच्चे कहते हैं कि छुट्टियों से फायदा होगा क्योंकि यहाँ पर वायरल इन्फेक्शन है, लेकिन पढ़ाई में नुकसान भी होगा क्योंकि इम्तिहान होने वाले हैं। बच्चे क्या कहते हैं, आइए वो आपको दिखाते हैं। जो हमें आज छुट्टियां हो रही है वो बहुत सही टाइम पे हो रही है, क्योंकि क्लास में बहुत सारे बच्चों को आई इन्फेक्शन हुआ हुआ है और क्लास में भी बहुत सारे बच्चों को आई इन्फेक्शन हुआ हुआ है और ये बहुत ज़्यादा वायरस है। तो हमारी छुट्टियां हो रही हैं आई इन्फेक्शन की वजह से एंड हम सब बहुत खुश हैं कि छुट्टियां हो रही हैं बिकॉज लाइक ये बहुत इन्फेक्शनस है और हम लोग लाइक इससे बचने के लिए हमें छुट्टियां हुई हैं। ये जो गवर्नमेंट की वजह से स्कूल की छुट्टियां हो रही है ना, इसकी वजह से हमारी पढ़ाई पर बुरा असर पड़ेगा और ये इन्फेक्शन हो रहे हैं, बच्चों की बीमारियां हैं पड़ी आँखों की, और इसलिए छुट्टियां दी जा रही हैं सब बच्चों को। छुट्टियां हो गए, नहीं तो आई इन्फेक्शन हो जाता। क्लास में कुछ बच्चियां ग्लासेस लगा के आ रही हैं, शुक्र है छुट्टियां हो गई हैं। हमारे कल स्कूल सारे बंद हो गए कल। हमें चाहिए कि ये सारा इन्फेक्शन चला जाए ताकि हमारे स्कूल सारे खुल जाए फिर से। आँखों को रब करने की वजह से ज़्यादातर हो रही है, तो इसलिए हमें छुट्टियाँ होगी। ऑब्वियसली हम काफ़ी खुश हैं और सैड भी हैं सेम टाइम पे। नाज़रीन, यहाँ पर कुछ भी खालिस नहीं है। माफिया सादा लो आवाम को लूटने लगे हैं। खाने पीने की अशिया तो एक तरफ रही, अगर अद्वियात की बात की जाए तो अद्वियात की बात कर ले हैं कि आई ड्रॉप्स, अद्वियात, स्टंट्स और इंजेक्शंस कुछ भी यहाँ पर मयारी नहीं मिलता। आवाम की कौन सुनेगा? किस किस चीज पर आला हुकाम को नोटिस लेना पड़ेगा? यहाँ पर तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। अशोभित चश्म वबा की सूरत इख्तियार कर चुका है और पंजाब में मरीजों की अगर तादाद की बात की जाए तो 75,000 से जायद हो चुकी है। नौबत ये आ चुकी है कि पंजाब में कल से पीर तक स्कूल ही बंद रखने का ऐलान किया गया है, क्योंकि जब तक बहुत ज्यादा चीज बढ़ती नहीं है तब तक तो कोई इकदाम किए नहीं जाते। बिनाई छीनने वाले जो मरकजी किरदार है वो कानून के शिकंजे में आ चुके हैं, जिनकी तादाद 2 है। और इंजेक्शन स्कैंडल का जो मरकजी मुल्जिम है बिलाल और आसिम, वो दोनों पकड़े गए। इंजेक्शन जिसके बारे में काफी दिनों से चर्चे चल रहे थे, बताया जा रहा था कि उसके जो वाइल्स है सब वाइल्स बनाकर उसको 80 इंजेक्शन पे कन्वर्ट करके उसको आगे सेल आउट किया जा रहा है, वो भी ब्लैक में किया जा रहा है। उसके बाद एक और केमिस्टन नामी एक इंजेक्शन है जो कि आई ड्रॉप्स है, जो कि अशोभित चश्म के लिए इस्तेमाल होते हैं। पता चल रहा है कि वो भी गैर मयारी हैं, 2 नंबर बना के उसको बेचा जा रहा है। मतलब कहां पर है हुकाम? ड्रैब कहां पर है? चेक एंड बैलेंस कौन रखेगा?
जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले अगर बताऊं आशूबे चशम के हवाले से, तो ये हर साल का एक मर्ज था जो अमूमन सामने आता था। हुकूमत को ये चाहिए था कि कबल अज़ वक्त इसके लिए तमाम तर इंतजामात किए जाएं, लेकिन अफसोस के साथ जिस तरह कोरोना वायरस को हमने देखा, केसेस बेइंतहा को पहुँच गए, तो हुकूमत को तब होश है। इसी तरह आशूबे चशम हम देख रहे हैं 75,000 मरीज़ जो हैं वो सामने आना हुकूमत पर सवालिया निशान है। इसी के साथ साथ इंजेक्शन का गैर मेयारी होना, अनरजिस्टर्ड होना अद्वियात का, ये ड्रैब के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। वेस्टर्न जो एक इंजेक्शन था उससे हमने देखा लाहौर में, बहावलपुर, मुल्तान, बहुत से बेशतर इलाकों में हमने देखा उस इंजेक्शन का बेजा इस्तेमाल रहा, जिसकी वजह से लोगों की बेनाई जो है वो बुरी तरह से मुतासिर होती रही। बिलाखिर जाकर पंजाब हुकूमत को जो है वो होश आया और उन्होंने एक कमेटी जो है वो तश्कील दे दी और एक बाकायदा तौर पर ख़त लिखा जिस पर कमेटी तश्कील दी गई और कार्रवाई का अमल जो है वो लाया गया। इसके साथ साथ अगर बकाया जो अद्वियात हैं या इंजेक्शन हैं जो आई ड्रॉप्स के लिए यूज़ हो रहे हैं, आशूबे चशम के मर्ज के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, उसमें एक केमिस्टिन नामी आई ड्रॉप्स हैं, उनमें भी देखा है गुज़िश्ता रोज़ उसको गैर मेयारी करार दिया गया है। उसमें भी कुछ ये कहा जा रहा है कि उस ज़रात पाए गए हैं जिसकी वजह से उस पूरी जो फार्मा कंपनी है कराची की, ये फार्मा इंडस्ट्री थी जिसको गैर मेयारी करार दिया गया और ये कहा जा रहा है कि जहाँ जहाँ इसकी सप्लाई की गई है या जहाँ जहाँ इनको सेल किया गया है, फौरी तौर पर ये इंजेक्शन और ये आई ड्रॉप्स जो हैं उसको फौरी तौर पर उठाया जाए। अमूमन हम ये देखते हैं कि जब भी इलेक्शन के हवाले से तो अब एक्शन लेना शुरू कर दिया गया है, अब जबकि केसेस इतने बढ़ चुके हैं। आयशा हमारे साथ ही रहेगा, हमें जान के सदर पाकिस्तान फार्मा लीगल फोरम हमारे साथ मौजूद होंगे, नूर महर हमारे साथ हैं। नूर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। ये बताइएगा कि इतना सब कुछ हो जाता है, इतने ज़्यादा केसेस इंक्रीज हो जाते हैं, उसके बाद हुकाम को ख्याल आता है कि अब नोटिस लेना है क्योंकि अब मीडिया पर एक चीज़ हाईलाइट हो गई है। उससे पहले तो फार्मेसी में जो भी मेडिसिन आती है तो शायद ड्रैब की जानिब से कोई चेक एंड बैलेंस रखा ही नहीं जाता, तो मामलात किस जानिब जा रहे हैं? अवाम का कोई भी नहीं सोच रहा कि नुकसान एट द एंड अवाम का हो रहा है। जी, मैं यहाँ पे कुछ हकायक आपको बताना जरूरी समझूंगा। असल में जो वेस्टर्न इंजेक्शन है जो कि रॉश कंपनी का बना हुआ है, उसका नाम लेना भी मैं समझता हूँ गैर मुनासिब है। इसमें मैं आपको वाज़ेह तौर पे बताऊंगा कि ड्रग रोड अथॉरिटी का इसमें कसूर नहीं है। एक रॉश एक रजिस्टर्ड कंपनी है, वेस्टर्न इंजेक्शन रजिस्टर्ड कंपनी है, वो कैंसर के लिए और ब्रेस्ट कैंसर के लिए बनाया गया और वो मरीजों में इस्तेमाल होता है। अब ड्रैब ने हाँ ये ज्यादती की है कि उसको जो है अभी सेल उसकी बंद कर दी है, शौकत खाना में सेल बंद कर दी है और बहुत सी जगहों पे जो है वो इस पे मसाइल हैं, डिस्ट्रीब्यूटर पे सेल की है, मतलब बंद की है इसकी सेल को, जो कि नहीं करना चाहिए, मरीजों के साथ ज्यादती है। हाँ, कुछ नाम नेहाद लोगों ने उसका मिस यूज किया आई इन्फेक्शन में, खासतौर डायबिटिक पेशेंट्स जो है वो इस्तेमाल में इसमें लाते हैं, जो कि उसका ऑफ लेवल यूज है, जो कि नहीं करना चाहिए। और खुद कंपनी जो है रॉश कंपनी अमेरिका में 2011 में भी इस पे आई में इस्तेमाल में पाबंदी लगा चुके हैं, इवन के इंडिया में 2016 में इस पे पाबंदी लगाई गई है। लेकिन पाकिस्तान में जो है डॉक्टर्स जो है, डॉक्टरों की और कुछ नाम नेहाद जालसाजों की मिलीभगत की वजह से जो वेस्टर्न इंजेक्शन था उन्होंने लिया और 4 ml जो कि 100 mg था तो उसकी जो है 70 के करीब डोज बनाई। जो जिस बंदे ने या डिस्पेंसर ने ये बनाई है वो बिल्कुल वहां पे लाइसेंस नहीं था, ना ड्रैब का लाइसेंस था, ना कोई ऐसा लाइसेंस था कि इस तरह की डिस्पेंसिंग या आई के इस चीज की जा सके। मैं समझता हूँ कि जो कल्प्रेट्स हैं उन पे करना चाहिए, बजाय कि जो दवाई की जो सेल है वो बंद की जाए। पहली बात तो ये है कि तकरीबन कई सालों से ये गलत प्रैक्टिस चल रही थी, बगैर मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के, बगैर स्टीराइल एरिया के, बगैर HVAC हीट एयर कंडीशनिंग के, प्रॉपर स्टीराइल एरिया के मैन्युफैक्चरिंग करना, जो फैसल टाउन में या मॉडल टाउन में जिस जगह पे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में के जब ये काम किया जा रहा था, तो मैं समझता हूं कि सूबाई ड्रग इंस्पेक्टर, क्योंकि वफाक के सिर्फ पंजाब में सिर्फ 4 ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, वफाक के इसमें अमल दखल नहीं है। जो लाइसेंस था जो एक डिस्पेंसर के लिए आम चीज के लिए दिया जाता है वो सिर्फ डोज सेटिंग के लिए दिया जाता है, वो भी जो है सूबाई हुकूमत ने जारी किया था। मैं समझता हूँ बजाय के वफाक को या उनको कहें हमें ड्रग इंस्पेक्टर्स की तादाद बढ़ानी चाहिए, उनको फूड अथॉरिटी की तरह कम से कम एक्शन करने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए TADA और हर चीज मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे निजाम ही पूरा बिगड़ा हुआ है, अद्वियात की कीमतों का रिकॉर्ड वेबसाइट पे है, ना उसकी मॉनिटरिंग का निजाम मौजूद है, उसकी SOPs होनी चाहिए। बीमारी बढ़ने लगती है वहां पर जो उसकी दवाई है उसकी कीमतों में इतना इजाफा कर दिया कि गरीब आदमी ही पिस जाता है फिर। जी बिल्कुल ऐसा ही है।
और होना तो ये चाहिए कि मॉनिटरिंग का निजाम जो है वो बेहतर करना चाहिए। पाकिस्तान में खास तौर पे जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं उनके पास भी रेस्क्यू 112 की तरह की मोबाइल्स होनी चाहिए और उनकी मॉनिटरिंग का निजाम बेहतर करना चाहिए। उसकी प्रॉपर SOPs जो है बनानी चाहिए कि अगर स्मॉल स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग अलाउ करना है, सबसे यहाँ पे अच्छी फैसिलिटी जो है सिर्फ शौकत खानम में है या आगा खां कराची में है, तो शौकत खानम में बेहतर है, लेकिन इसी तरह बाकी जगह जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं दूसरी, वहां पे SOPs पे अमल नहीं होता। बिल्कुल आपने सही कहा कि कहीं पर भी SOPs पर अमल नहीं होता, क्योंकि स्पेसिफिकली SOPs अगर बनाई जाए और उस पर चेक एंड बैलेंस रखा जाए तो ही शायद मामला कुछ बेहतर हो सकते हैं। नूर मेहर साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, हमारे नुमाइंदा इस्लामाबाद से आयशा शेब, उनसे जानते हैं। आयशा बताइए कि एक लोहारी मार्केट है लाहौर में ही, जहां पर ये जो अद्विया साज कंपनीज हैं वो गैर मयारी दवाइयां बनाती हैं कि जो केमिकल या उसके अंदर जो भी डोज है वो कम मिकदार में बना के, ताकि जो मेडिसिन है वो ज्यादा से ज्यादा बनाई जा सके, उसकी मिकदार कम करके। अक्सर ऐसे होता है कोई मेडिसिन लेते हैं उसके बाद उसका कोई फायदा नहीं होता, तो ये भी काम हो रहा है यहाँ पर हमारे पाकिस्तान के अंदर। इसके हवाले से भी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जा रहा, कौन देखेगा इन तमाम मामलात को? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो बताऊं कि चेक एंड बैलेंस सिफर, मॉनिटरिंग जीरो है। बिल्कुल होना तो ये चाहिए। जब इस तरह के मामलात मुल्क में पेश आ रहे थे तो ड्रग इंस्पेक्टर जो हैं, सूबाई ड्रग इंस्पेक्टर, उनको मुतहरिक होना चाहिए था और तमाम जो उनका अपना एरिया था उनका चेक एंड बैलेंस यकीनी बनाया जाना था। लेकिन बदकिस्मती से हम देख रहे हैं कि जो गैर मियारी अद्वियात हैं वो अरूज पर हैं, उनको तमाम उनकी कोई भी चेक एंड बैलेंस नहीं है। अनरजिस्टर्ड अद्वियात की अगर बात की जाए तो पूरे साल का अगर डाटा जो मेरे ज़राए के मुताबिक मुझे बात पता चली है, 230 ऐसी अद्वियात हैं जो अनरजिस्टर्ड और गैर मयारी हैं, जिनके लिए अब ड्रैप इन एक्शन हुआ है और क्रैकडाउन जो है वो शुरू किया गया है। और मुल्क के जो मुख्तलिफ एरियाज़ हैं, कराची और लाहौर, इसके साथ साथ पंजाब के मुख्तलिफ एरियाज़ हैं, इस्लामाबाद में छापे मारे जा रहे हैं। वहाँ से जितनी भी गैर मयारी अद्वियात हैं उनको वहाँ से उठाया जा रहा है। और जितने भी जो ड्रग हुकाम हैं उनकी जानिब से यही बात कही जा रही है कि जो क्रैकडाउन किया जा रहा है ये हुकूमत की जानिब से उनको स्ट्रिक्टली ऑर्डर्स दिए गए थे। अशूबे चशम के बाद जब 2 इंजेक्शन इस तरह से गैर मयारी सामने आना और लोगों की बेनाई जाना, ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान था हुकूमत के ऊपर, क्योंकि हुकूमत इस मामले में बिल्कुल खामोश नजर आई। इस मामले पर कई बार हमने जो मिनिस्टर हैं उनसे भी बात करने की कोशिश की, जबकि CEO ड्रैप हैं उनसे भी इस हवाले से बात करने की कोशिश की गई, तो उनकी जानिब से हमेशा की तरह एक यही बात सामने आई है कि जो सर्विलेंस टीमें हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारकर इस तरह की जो अनरजिस्टर्ड अद्वियात होती हैं उनको कब्जे में ले लेती हैं और उनकी जो सेल होती है वो बंद कर दी जाती है। ना सिर्फ सेल को बंद किया जाता है, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं या जो फार्मा इंडस्ट्रीज होती हैं उनको भी बंद किया जाता है। लेकिन कहानी इसके बिल्कुल हमेशा बरक्स नजर आई। अगर इस तरह ड्रैप अलर्ट होता तो इस तरह के वाकयात कहीं भी पेश ना आते। जिस तरह हमने देखा बहावलपुर में बहुत से लोग थे जिनकी बेनाई जो है वो मुतासिर हुई। इसके साथ साथ हमने लाहौर में देखा केसेस सामने आए, इस्लामाबाद में हमने देखा 2 केसेस इस तरह के सामने आए हैं। तो ये हुकूमत के ऊपर जो है ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। उनको चाहिए कि ये तमाम तर मामलात जो हैं वो डे फर्स्ट से उनको देखने चाहिए। अब जिस तरह अशूबे चशम की बीमारी आई है, इस पर हुकूमत को तमाम तर इंतजामात जो हैं वो मुकम्मल कर लेने चाहिए थे, लेकिन बदकिस्मती से कोई भी इंतजामात मुकम्मल नहीं हुए। हमेशा की तरह हुकूमत हमें नजर आई वो तमाम मामलात में पीछे ही रही। डेंगू आए, कोरोना वायरस आई या कोई भी बीमारी आए, हुकूमत को तब होश आता है जब मरीज 50,000 की फिगर क्रॉस कर जाते हैं। जिस तरह हमने देखा अभी तक अशूबे चशम के हमारे पास 75,000 केसेस जो हैं वो सामने आ चुके हैं, जिस पर कोई मामला बहुत एक्सट्रीम पे नहीं पहुंचता, अवाम का नुकसान बहुत हद से ज्यादा नहीं होता, और जब स्कूलों को बंद करने की नौबत आ जाती है उसके बाद हुकाम को याद आता है कि अब हमने एक्शन लेना है। ये नहीं देखते कि उसकी रूट कॉज क्या थी, उसको पहले पकड़ा जाए। मियां नवीद का रुख करते हैं। मियां नवीद, मतलब पहले क्यों नहीं इन चीजों को पकड़ते? जो भी नुकसान स्टार्टिंग में शुरू होता है उससे छोटे लेवल से क्यों नहीं पकड़ते, बजाय इसके कि जब मामला बहुत आगे निकल जाता है उसके बाद नोटिस लिया जाता है? जी बदकिस्मती ये है कि क्यों नहीं पकड़ते, एक बहुत बड़ा सवाल किया आपने। चूँकि ये क्यों नहीं पकड़ते, इसीलिए नहीं पकड़ते क्योंकि मंथली सिस्टम चलता है और ये जो ड्रग इंस्पेक्टर है बदकिस्मती से मुझे ये कहना पड़ता है कि ये जो है वो मंथली वसूल करते हैं, इनको पैसे मिलते हैं। आज कोई चीज़ अगर हम सील करवा के आते हैं तो अगले रोज़ वो सील वहाँ पर तोड़कर दोबारा जो है उसको खोल दिया जाता है। तो ये जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, इन ड्रग इंस्पेक्टर्स मंथलियां लगी हुई हैं। ये किसी सूरत भी जो निज़ाम ठीक नहीं हो सकता जब तक आप इस पूरे निज़ाम के अंदर हर बंदा अपने आप को ठीक ना करे। ये ड्रग इंस्पेक्टर मैं आपको बता दूं कि जो पंजाब में 11 ड्रग इंस्पेक्टर्स को मुअत्तल किया गया है, ये पंजाब की तारीख में पहली मरतबा ये एक ही टाइम में 11 ड्रग इंस्पेक्टर्स को जो है मुअत्तल किया गया है। और देखें आप कुछ रोज बाद देख लीजिएगा ये ड्रग इंस्पेक्टर जो है जो मुअत्तल किए गए हैं, ये इसी जगह पर इसी सीट
सीट पर दोबारा उसी जगह पर तैनात होंगे, ये वापस आ जाएंगे। ये कई दफा ऐसा हुआ है कि किसी ड्रग इंस्पेक्टर्स को अगर जिला बदल किया जाता है तो वापस दोबारा फिर 3 माह बाद 2 माह बाद वो वापस आ जाता है। ये बुनियादी तौर पर काम पंजाब के अंदर मैं अगर बात करूं तो पंजाब के अंदर इन ड्रग इंस्पेक्टर्स का ये काम था कि ये अगर ये टीके के अंदर कोई हेरा फेरी की जा रही थी तो इन्होंने पकड़ना था। ये हमारा काम नहीं है कि मीडिया हर बात को आगे लेकर आए, फिर जो है इन्होंने सारे काम छोड़कर फिर उसी काम के पीछे लग जाते हैं। आजकल इन्होंने सारे काम छोड़ दिए हैं, डेंगू इन्होंने छोड़ दिया है, मीजल इन्होंने छोड़ दिया है, सारे काम छोड़कर पोलियो इन्होंने छोड़ दिया। अब ये सारे काम के ऊपर महकमा सेहत और उनकी टीमें इसी काम के ऊपर लग चुकी हैं कि तकरीबन 8 रोज हो चुके हैं और अभी तक हम जो है वो इस फैसले पर नहीं पहुंचे कि इसमें कौन गुनाहगार है, इसमें किसका किरदार है। हमने ये टीका, मुझे ये बताएं कि ये टीका जो है वो कल जो है पंजाब हुकूमत के जो वज़ीर हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि ये बैन कर दिया जाए गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए। क्यों ये फैसला किया, मुझे बताएं कि ये कैंसर के मरीजों का क्या कसूर है, कैंसर के मरीजों का क्या कसूर है? क्योंकि हम तो यहाँ पर सिर्फ अपील कर सकते हैं वजीर आला साहब से कि वजीर आला साहब इस बात का नोटिस लें और अवाम जो अपनी मुश्किलात में इतनी बैठी हुई है और अवाम के जो इतने मामलात हैं, इतनी बीमारी है, वो देखें और उसको सॉल्व करें। क्योंकि जब तक बात बहुत एक्सट्रीम पे नहीं पहुंचती तब तक हमारे यहाँ पर अलमिया बन चुका है कि तब तक किसी भी किस्म का कोई नोटिस नहीं लिया जाता है। हमारे साथ हमाद असलम मौजूद है, नियो के नुमाइंदे, उनसे जानेंगे कि ये जो आई ड्रॉप्स थे और ये जो इंजेक्शन थे जो कि एवेस्टन नाम इंजेक्शन था, उसके हवाले से 2 मुलजिम को गिरफ्तार किया गया था और वो जो 2 मुलजिम हैं उनको पकड़ लिया गया है जो कि एक डोज से 80 इंजेक्शन निकाल के 80 डोजेस निकाल के तो आगे फरोख्त कर रहे थे ब्लैक में और उसका टेम्परेचर भी मेंटेन नहीं रखा जा रहा था, जिसके बाद लोग बिनाई से महरूम हो गए। ये शुगर पेशेंट्स हैं जिनको ये लगते थे इंजेक्शन, तो उनके लिए तो और खतरे की बात है। हमाद बताइएगा कार्रवाई क्या की गई है उनके खिलाफ? जी बिल्कुल, जैसे ही ये केसेस बढ़ते चले गए तो उसके बाद लाहौर पुलिस की सतह पर भी कमेटी को बनाया गया और कमेटी में पुलिस अफसरान शामिल थे। उनमें एक एसपी, एक डीएसपी और 2 एसएचओस को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि जो गैर महरी इंजेक्शन बनाने में मुलविस अफराद है उनको गिरफ्तार किया जाए और डीआईजी ऑपरेशन डीसीपी लाहौर की तरफ से एक अमा जारी होने के बाद बाकायदा ये तहकीकाती कमेटी ने इंक्वायरी की और इंक्वायरी के बाद गिरफ्तारी अमल में लाई गई। तो इंकशाफ हुआ कि ये जो 2 मुल्ज़मान हैं ये एक निजी हॉस्पिटल में गैर महरी इंजेक्शन तैयार करते थे, जो एक कीमो जो कैंसर हॉस्पिटल बीमारी में मुब्तला, तो उस कीमो की बीमारी में जो मुब्तला जो इंजेक्शन यूज होता था वो कीमो की इंजेक्शन में उसका कंपाउंड आना बंद हुआ। तो उसके बाद उन्होंने फिर इसको मजीद छोटे छोटे इंजेक्शन बनाए और मुख्तलिफ पंजाब के मुख्तलिफ जिलों में, छोटे जिलों में वो इंजेक्शन सप्लाई किए गए। तो उनकी तरफ से अब इंकशाफ ये हुआ है कि इन्होंने तकरीबन हजारों इंजेक्शन बनाकर मुख्तलिफ जिलों में, तहसीलों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं और वो फिर जो आई फ्लो इन्फेक्शन में मुब्तला हो रहे हैं वो फिर अपनी इस बीमारी से निजात लेने के लिए फिर इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से कि मजीद जो पेशेंट है, मरीजों की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है। और इसके बाद अब हुकूमती सतह पर नोटिस गया है और तमाम तर जो ब्रीफिंग थी वो पुलिस की तरफ से जो है महकमा सेहत के अफसरान उनको दी गई है और तमाम तर जो 2 मुल्ज़मान थे उनसे मजीद इंटेरोगेशन की जा रही है और उनके साथ और कौन कौन लोग मुलविस हैं। और ठीक है, इस वक्त तफ्तीश का जो अमल है वो भी जारी है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इनके साथ कुछ ऐसा सलूक किया जाए कि दोबारा इंसानी जानों से खेलने का रिस्क ना लें। बहुत शुक्रिया हमाद असलम और मियां नवीद हमें अपडेट करे थे, नुमाइंदा खसूस। इसके अलावा आयशा शेख भी हमारे साथ मौजूद थे और इसके अलावा नूर महर सदर पाकिस्तान फार्मा लीगल फोरम से हमें तमाम सूरत हाल के हवाले से आगाह करे थे। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे। पाकिस्तान नामा में खुशामदीद नाज़रीन। आज से 2 दिन पहले तक हम ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में और ओवरऑल हर शहर में, हर सूबे में यहाँ पर बहुत ज़्यादा चोरियाँ, डकैतियाँ और रासनी की वारदातें हो रही हैं और इकवा बराए तावान। तो अब ये मालूम हुआ है कि बैरून मुल्क जितने भिखारी भी गिरफ्तार हुए उनमें से 90% पाकिस्तानी हैं और सेनेट की कायमा कमेटी में सेक्रेटरी और ओवरसीज़ का इंकशाफ भी हुआ है। कहा कि इराकी और सऊदी सफीर हमें कहते हैं कि उनकी जेलें भर गई हैं। उन्होंने कहा कि हरम के अंदर से जितने जेब कतरे पकड़े जाते हैं उनमें ज्यादातर पाकिस्तानी हैं और ये ज़ियारत जाने पर भी भीख मांगने लग जाते हैं। भिखारी ज्यादातर उम्रा वीजे पर जाते हैं और इसके हवाले से वज़ीर जो भी तफसीलात हैं वो जानेंगे हम जावेद नूर से। हमारे साथ इस्लामाबाद से नुमाइंदा न्यू न्यूज़ है
जावेद नूर, बताइएगा, ये पाकिस्तान में तो कारनामे से अंजाम देते हैं, तो बाहर जाकर भी पाकिस्तान का नाम खूब रोशन कर रहे हैं। जी दुरुस्त आप कह रही हैं कि ये इंतहाई शर्म की बात है, अफसोस का मकाम है कि गदागरी जो एक लानत है, अब पाकिस्तानी जो गदागर हैं उनसे हम पाकिस्तानी तो मुतासिर थे ही, लेकिन ये बैरून मुल्क भी पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बन रहे हैं। और जो मुक़द्दस तरीन मकामात हैं, यानी जिस तरह हरम शरीफ है, वहाँ पर भी भिखारी मौजूद है और वहाँ पर जेब कतरे भी हैं। हालांकि वो ऐसे मकामात हैं जहाँ पर गुनहगार शख्स भी जो है वो अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए वहाँ पर पहुँचता है। लेकिन इराक़ की बात कर लीजिए, जो कायमा कमेटी में तस्करा हुआ कि इराक़ और इसके अलावा सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और जो दीगर मुख्तलिफ शहर हैं, मुख्तलिफ ममालिक हैं, वहाँ पर जो गदागर पकड़े जाते हैं तो उनमें से 90% का ताल्लुक जो है पाकिस्तान से होता है, उनमें जेब कतरे भी शामिल हैं। और ये इंतहाई अफसोस का मकाम है कि ऐसे मुक़द्दस मकामात पर जो गदागर हैं वो पाकिस्तानी होते हैं और ये गोल की सूरत में वहाँ पर मौजूद होते हैं। और इसकी बाकायदा शिकायत जो हैं वो सऊदी अरब के हुकाम ने भी की है, इराक़ी हुकाम ने की है, मुत्तहिदा अरब अमारात के हुकाम की जानिब से की गई है। और उनकी जानिब से कहा गया है कि जो उनकी जेलें हैं वो जेब कतरों से भर चुकी हैं, भिखारियों से भर चुकी हैं। और ज़्यादातर जिस तरह के हरम की अगर हम बात करें तो हरम शरीफ वो विज़िट वीज़े पर या उम्रे के वीज़े लेकर जो है वहाँ पर जाते हैं और वहीं पर जो है भीख मांगना शुरू कर देते हैं और वहाँ पर जो है वो हाथ फैलाते हैं। और इंतहाई शर्मनाक बात है ज़ाहिर है कि और ये एक समाजी लानत है जो अब पाकिस्तान से बाहर तक पहुंच चुकी है और पाकिस्तान की बदनामी का सबब बन रही है। और आप देखें कि जहां पाकिस्तान में देखते हैं कि आप किसी बाज़ार में निकलिए, कहीं किसी मस्जिद, दरगाह, ज़ियारत, किसी गली में आप मौजूद होते हैं, किसी भी तफरीही मकाम पर आप चले जाएं, वहाँ आपको भिखारी जो है वो मिलेंगे। और ये सूरत हाल अफसोसनाक है कि भिखारी ज़ाहिर है कि वो पेशेवर भिखारी हैं। अगर किसी शख्स के पास पैसे नहीं, यहाँ से तो पूरा वीज़ा लगवा के वहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन जो भी इनके मामलात हैं या जो भी इनकी आदतें हैं वो वहां जाकर भी नहीं छूटती हैं। मतलब ये बहुत ही अफसोसनाक बात है क्योंकि पाकिस्तान का जो इमेज है वो खराब हो रहा है पूरी दुनिया में। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए कि एक तो मुस्तहिक शख्स है, अगर मुस्तहिक शख्स जो है अपनी किसी ज़रूरत के लिए हाथ फैलाता है तो उसकी मजबूरी होती है। लेकिन अगर कोई शख्स जो है सऊदी अरब जा रहा है या इराक़ जा रहा है या मुत्तहिदा अरब अमारात जा रहा है तो ज़ाहिर है कि एक ख़तीर रकम आपने बिल्कुल सही कहा कि मजबूरी तो एक तरफ, लेकिन अब इन्होंने ये रूटीन बना ली है। बहुत शुक्रिया जावेद नूर अपडेट करने के लिए। तो नाज़रीन, ये मामला ये है कि जो पाकिस्तानी है यहाँ पर तो कारनामे सर अंजाम देते ही हैं, लेकिन बाहर जाके भी पाकिस्तान का नाम खूब रोशन करते हैं। ज़रा ख्याल नहीं आता कि दुनिया भर में पाकिस्तान का क्या इमेज जा रहा है। तो यहां पर मजीद भी हम अपने टॉपिक से शामिल करेंगे, न्यू एक्सक्लूसिव की बात करेंगे, खेल के मैदान से बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान आवाम में टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं और अब शामिल करेंगे पाकिस्तान भर से अहम खबरें मगर तेज तेज। चोरों ने पुलिस अफसर को भी ना छोड़ा। सरगोदा में चोर एसएसपी पेट्रोलिंग अख्तर हुसैन के घर का सफाया कर गए। 1 करोड़ 60 लाख रुपए का सोना, क्लाशनकोव, कीमती पिस्तौल और दीगर सामान चोरी, मुकदमा दर्ज। लाहौर में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज, 24 घंटे में 70 मुकदमा दर्ज, 1 मुलजिम गिरफ्तार। अब तक बिजली चोरी के 4579 मुकदमा दर्ज हो चुके। मीठा खाएं लेकिन एहतियात से। फैसलाबाद में जहरीला केक खाने से एक ही खानदान के 4 अफराद की हालत बिगड़ गई। मुतासिरीन में 3 बच्चे भी शामिल। नौकरी पर मुस्तकिल करो, जना अस्पताल कराची के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन डट गए। 163 मुलाजमीन का एहतजाज, मुतालबात के हक में नारेबाजी की। पुराने खाते खुल गए, मुश्किल बढ़ गई। पुलिस पर हमले का केस, साबिक एमपीए नजीर चौहान की अदालत पेशी। प्रोसिक्यूशन से गवाहान की फहरिस्त तलब, मजीद समाअत 14 अक्टूबर तक मुलतवी। सिक्योरिटी ताल्लुकात को फरोग देने का मिशन, नायब सरबराह अमरीकी मिशन का खैबर पख्तूनख्वा का दौरा। $3.5 लाख मालियत का सिक्योरिटी सामान केपी पुलिस के हवाले किया। पाकिस्तान कुदरती खूबसूरती, मजहबी, सियाहती और तारीखी मकामात से माला माल। सियाहत के आलमी दिन पर वादी सवात सयाहों की तवज्जो का मरकज बन गई। तो
खबर तेज तेज आपने जानी। तो नाज़रीन, यहाँ पर आज की हम दो बड़ी खबरों के हवाले से बात करेंगे कि पाकिस्तान में जराइम के पीछे कौन है ये पता चलेगा, और इसके अलावा डेंगू और मलेरिया ने सिंध में पंजे काट लिए हैं। जान चुके हैं कि पाकिस्तान में जराइम की बढ़ती शरह के पीछे कौन है। ये गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे हैं जो कि मुल्क में जराइम की बढ़ती शरह की अहम वजह करार पाए हैं। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में जो भी जराइम की शरह रोज बरोज बढ़ रही थी उसके पीछे पाकिस्तानी लोग नहीं, ना ही पाकिस्तानी को चोर डाकू हैं, बल्कि ये अफगान बाशिंदे हैं जो कि गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम हुए हुए हैं। और इस बढ़ती शरह की अहम वजह भी यही करार पाए हैं। अफगान बाशिंदे अगवा बराए तावान में मुलविस हैं, मुनशियात फरोशी के धंधे में भी यही अफगान बाशिंदे मुलविस हैं, और गैर कानूनी असलहा की जो फरोख्त है, लेन देन का मामला है, उसमें भी ये गैर कानूनी जो अफगान बाशिंदे हैं वही मुलविस पाए गए हैं। इंसानी स्मगलिंग की बात की जाए तो उसमें भी अफगान बाशिंदों के मुलविस होने का इंकशाफ हुआ है। तो जाने की ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच हमारे साथ हैं, और हमारे साथ नुमाइंदा न्यूज़ उस्मान राना भी साथ होंगे। तो सबसे पहले जावेद बलोच का हम रुख करते हैं। जावेद बलोच, ये बहुत दिनों से हम इस इशू को एड्रेस कर रहे थे और बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में ये जो क्राइम है वो काफ़ी बढ़ना शुरू हो गया। इसकी वजह क्या है? हम पुलिस को भी कसूरवार ठहरा रहे थे, लेकिन अब ये पता चला कि अफगान बाशिंदे हैं खैर से, जो कि पाकिस्तान में गैर कानूनी यहाँ पर पाए जा रहे हैं, और उसके बाद ये तमाम तर जो बिल्कुल ही अनलीगल इलीगल है एक्टिविटीज उसमें मुलविस हैं। देखें, ये बड़ा अलमिया है कि एक तरफ पाकिस्तान इन अफगान बाशिंदों को पनाह दिए हुए है और ये अपना मुल्क छोड़कर यहाँ पर मुकीम है और गैर कानूनी तौर पर, और कोई इनका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है, कहीं इनकी कोई ना इंदराज है, कहीं ना कहीं इनके कोई आईडी कार्ड जो है बने हुए हैं। तो ये वो बाशिंदे हैं जिन्हें एक तरफ पाकिस्तान पाल रहा है और दूसरी तरफ यही बाशिंदे जो हैं पाकिस्तानी अवाम को लूट रहे हैं, पाकिस्तान के अमन को ख़राब कर रहे हैं, और पाकिस्तान में स्मगलिंग और माफियाज की जो है वो न सिर्फ पुष्टनाई कर रहे हैं बल्कि उनका हिस्सा बने हुए हैं। आपके ये जुराइम की सूरत हाल आपके सामने है। अदाद शमार हमने एक रिपोर्ट में आपके सामने रखे हैं कि सिर्फ केपी के अंदर जो है वो इतने 3,21,000 बाशिंदे मौजूद हैं, जिनमें कितने लोग मुलविस हैं, जिनमें कितने लोगों को सजा हो चुकी है, 21 को तो सजा मौत हो चुकी है। बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद न सिर्फ केपी के बल्कि इस्लामाबाद में, बल्कि लाहौर में, कराची में, पूरे मुल्क में ये लोग फैले हुए हैं, और ना तो ये अपने आप को रजिस्टर करवा रहे हैं, ना अपना कोई आईडी कार्ड बनवा रहे हैं, और ना ही पाकिस्तानी कानून को जो है वो उसको पर अमल दरामद करते हैं। अगर इन्हें हमने कई दफ़ा देखा, पुलिस से बात हुई, FIA से बात हुई, दीगर इदारों से बात हुई, तो उनका ये कहना है कि एक तो ये अफगान बाशिंदे शहरी पाकिस्तानी कानून पर अमल दरामद नहीं करते, और दूसरी तरफ अपने आप को कानून के धारे में लाने के लिए तैयार भी नहीं है। तो ये वो सूरत हाल है। एक तरफ तो पाकिस्तान जो है इनको पनाह दिए हुए है, एक तरफ पाकिस्तान इनकी मेजबानी कर रहा है, और ये लाखों बाशिंदे जो हैं न सिर्फ पाकिस्तानी मईशत पर बोझ बने हुए हैं, ये जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद कर रहे हैं अफगान बाशिंदे जो हैं। जी, ऐसे ही है, क्योंकि देखें अफगान ट्रांजिट ट्रेड की आड़ में जो स्मगलिंग हो रही है, जो डॉलर जो है वो बाहर जा रहे हैं, जो गंदम बाहर जा रही है, अफगानिस्तान स्मगल हो रही है, जो बाकी अजनास जो है वो बाहर स्मगलिंग हो रही है अफगानिस्तान के अंदर। और अगर ये स्मगलिंग बंद करने के लिए कुछ इकदाम होते हैं तो फिर जो है वो आपको क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का भी सामना करना पड़ता है, आपको मुख्तलिफ किस्म के जुराइम का सामना करना पड़ता है, आपको मुख्तलिफ किस्म की जो एहतजाज प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ता है। तो ये वो लोग हैं जो न सिर्फ पाकिस्तानी मईशत को तबाह कर रहे हैं बल्कि पाकिस्तान के अमन को भी तबाह कर रहे हैं। और अब ये वक्त आ पहुंचा है, पाकिस्तानी हुकूमत जो है ये उसने फैसला कर लिया है कि जो भी अफगान बाशिंदे यहाँ पर मौजूद हैं उनको रजिस्टर किया जाए, उनको आईडी कार्ड दिए जाएं, और जो इलीगल एक्टिविटीज में मुलव्वस हैं उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए। यही वजह है कि पाकिस्तानी हुकूमत ने यह फैसला किया है कि जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम है यहाँ बाशिंदे अफगानिस्तान के, उन्हें यहाँ से निकाला जाए और पाकिस्तान के अमन को जो है वो तबाह होने से बचाया जाए, पाकिस्तानी मईशत को तबाह होने से बचाया जाए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के कोने कोने में फैल चुके हैं, न सिर्फ KP के बल्कि इस्लामाबाद की आप अगर सूरत हाल देखें, आपको उस्मान भी बताएगा, तो यहाँ पर सूरत हाल भी इस्लामाबाद जो है वो मुख्तलिफ नहीं है कि इस्लामाबाद के होटल जो है भरे हुए हैं, इस्लामाबाद की हाई राइज बिल्डिंग फ्लैट्स जो है वो भरे हुए हैं, और यहाँ पर डॉलर्स में जो है वो रेंट दिए जा रहे हैं और लिए जा रहे हैं। तो ये वो सूरत हाल है जिसे अभी कंट्रोल करना पड़ेगा फॉर द सेक ऑफ कंट्री, फॉर द सेक ऑफ पब्लिक,
बिल्कुल अवाम के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि जो खुमियास है वो तो एट दी एंड अवाम को ही भुगतना पड़ते हैं। हम रुक करेंगे, राना उस्मान हमारे साथ मौजूद है, नियो के नुमाइंदा। उस्मान राना, बताइएगा कि एट द एंड तो खुमियासा अवाम भुगतते हैं, अफगान बशिंदे जो है तमाम तर जराइम में मुलविस है, पाकिस्तान का नाम खराब होता है, पाकिस्तान के अवाम लुटते हैं और उसका कौन जिम्मेदार होता है? पता चलता है कि पाकिस्तान के अंदर ही लोग मौजूद है। एक तो उनको पनाह दी हुई है, ऊपर से ये तमाम तर जितने भी जराइम हैं उनमें मुलविस यही पाए जा रहे हैं। क्या इक़दाम किए जाएंगे इनके लिए फिर? जी बिल्कुल, देखें कि ये जब भी कोई नई हुकूमत आती है उसकी जानिब से ये कहा जाता है कि अफगान बशिंदों को रजिस्टर किया जाएगा, उनकी वेरिफिकेशन की जाएगी, उनको कार्ड दिए जाएंगे, लेकिन इसके बरक्स ये नज़र आता है कि कोई भी हुकूमत जो है वो कामयाब नहीं हो सकी। चेयरमैन पीटीआई की हुकूमत थी, जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, तब भी ये फैसला किया गया कि अफगान बाशिंदों को रजिस्टर किया जाएगा, गैर कानूनी अफगान बाशिंदे जो है उनको वापस भेजा जाएगा। उसके बाद अमेरिका का इनखला आ गया, उसके बाद ये अफगान बाशिंदे जो कम थे वो तकरीबन 4 से 5 लाख बताया जाता है जो रजिस्टर किए गए थे, बल्कि इससे ज़्यादा जो थे, जो गैर रजिस्टर लोग थे वो अफगान बशिंदे पाकिस्तान पहुँचे। उसके बाद जब PDM की हुकूमत आई तो उसके बाद ये फैसला किया गया कि अब अफगान बशिंदों को वक्त पहुंचा है कि उनको वापस भेजा जाए, लेकिन उसके बरक्स देखा गया कि इनकी तादाद में इजाफा होता रहा और इनकी तादाद में ना सिर्फ इजाफा होता रहा, यहाँ पर जराइम में जो है वो भी वफाकी दारुल हुकूमत समेत पूरे पाकिस्तान में इन जराइम में ये मुलविस पाए गए। इंसानी स्मगलिंग में भी यही मुलविस पाए गए हैं। मुनशियात फरोशी जो कि स्कूल्स में छोटी उम्र के बच्चों को मुनशियात पे लगा दिया जाता है, यही वो अफगान बशिंदे हैं जो कि गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर पाए जाते हैं और यही तमाम तर क्राइम में इन्वॉल्व हैं। जी देखिए, सबसे बड़ा जो कारोबार है अफ़गानिस्तान में वो मनशियात का ही है और मनशियात के कारोबार को तमाम तर जो इसके नाते हैं वो अफ़गानिस्तान से मिलते हैं और उनका यही कारोबार है कि वो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दूसरे ममालिक से ही भी जो है वो इसी मनशियात को स्मगल करते हैं। पाकिस्तान से ट्रांजिट ट्रेड जो है, जो रास्ता इस्तेमाल किया जाता है, इसी रास्ते से तमाम मनशियात और इसमें गैर कानूनी चीज़ें स्मगलिंग जो है वो की जाती है। ना सिर्फ अब देखें जो छतरी इस्तेमाल की जाती है, अम्ब्रेला इस्तेमाल किया जाता है, वो इंटरनेशनल लॉ का जो अम्ब्रेला है वो उसको इस्तेमाल किया जाता है। इंटरनेशनल लॉ में ये देखा गया है कि जो अफगान मुहाजिरीन हैं उनको ये हासिल होती है इम्यूनिटी कि वो किसी भी मुल्क में मुहाजिर बन के जो रह सकते हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आता है और गवर्नमेंट फिर सरेंडर कर देती है और ये लोग बिल्कुल गवर्नमेंट सरेंडर कर देती है, क्योंकि शायद गवर्नमेंट का तो कुछ नहीं जा रहा, जो भी लुट रहा है वो सब अवाम का लुट रहा है, नुकसान तो अवाम का और अवाम के साथ तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट का कोई ताल्लुक ही नहीं है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। हमारे साथ मौजूद थे राना उस्मान और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, हमें अपडेट कर रहे थे जावेद बलोच। इसी हवाले से अवाम से बात भी शामिल करते हैं। तो पाकिस्तानियों ने अफगान मुहाजिरीन को मुल्क की मईशत के लिए भी खतरनाक करार दे दिया है। शहरी ये कहते हैं कि हम बहुत मेहमान नवाजी इनकी कर चुके हैं, अब बुलाए गए मेहमानों को वापस अपने मुल्क चले जाना चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान में अब अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हो चुकी है। और शहरी क्या कहते हैं इस हवाले से, आइए आपको दिखाते हैं। अफगानी जो है हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। यहाँ पे हम मजदूर आदमी हैं, हराम की कमाई हमारे पास नहीं है, स्मगलिंग का पैसा नहीं है, हम जो बहुत परेशान हैं। लिहाजा मेहरबानी करो, ये जो है ना अफगानी यहाँ से निकलने चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान का ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त है कि अफगानिस्तान में अमन हो चुका है, तो इन तमाम अफगान मुहाजिरीन को अपने मुल्क चले जाना चाहिए। अफगानियों को निकालना चाहिए क्योंकि वो एक नासूर है और हमारे मुल्क के लिए वो खतरा है। पठानों को यहाँ से निकलना चाहिए, हमारा मुल्क को साफ करना चाहिए, अफगानियों को यहाँ से अपने मुल्क में चला जाना चाहिए। अब फेडरल गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया इस हवाले से मैं कहता हूँ वो ज़बरदस्त फैसला किया है कि अफगान जो रेफ्यूजीज़ है गैर कानूनी तौर जो पाकिस्तान में मुकीम है उनको अब जाना चाहिए। तो आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सिंध में मलेरिया की सूरत हाल जो है वो बिगड़ने लगी है। गुज़श्ता 24 घंटों की अगर बात की जाए तो उसके दौरान मज़ीद 4408 केसेस रिकॉर्ड हुए हैं, जो कि अभी हम सिर्फ सिंध की बात करें, बाकी सूबों की सूरत हाल तो अलग है। और महकमे सेहत सिंध के मुताबिक सबसे ज़्यादा 365 केसेस सजावल में रिपोर्ट हुए हैं। और इसी हवाले से अगर आपको हम मजमूई तौर पर सूरत हाल के हवाले से बताएं कि जो हमारे नुमाइंदे हैं वो हमें बताएंगे सूरत हाल क्या है, हॉस्पिटल्स में कितने केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और क्या ट्रीटमेंट चल रहा है और अस्पतालों में इंतजामात क्या है, वो हम बात करते हैं शफकत अजीज से। हमारे साथ है शफकत अजीज। इतने ज्यादा केसेस मलेरिया के, डेंगू के रिपोर्ट हो रहे हैं, तो क्या
अमला इस हवाले से क्या इकदाम कर रहा है और जो इंतजामिया है वो क्या कहती है, इसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है? देखिए मरियम, इस साल मलेरिया और डेंगू केसेस जो है वो मुसलसल उसमें इजाफा देखा जा रहा है। अगर कराची की बात कीजिए तो कराची में मलेरिया और डेंगू केसेस जो है वो इंतहाई कम है। सिर्फ 12 केसेस आज 24 घंटे में डेंगू के रिपोर्ट हुए हैं, जबकि तकरीबन 350 केसेस जो है वो मलेरिया के कराची में रिपोर्ट हुए हैं। तकरीबन 2 करोड़ की आबादी में इतने केसेस होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर कराची के अलावा सिंध के दीगर शहरों की बात करें तो केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर अब भी बताया जा रहा है कि गंदा पानी खड़ा है। स्प्रे ना होने से जो है वो मलेरिया जो है वो तेज़ी से फैल रहा है। अगर बात की जाए इस साल तो तकरीबन 3.5 लाख से ज़ायद केसेस मलेरिया के जो है वो अब तक महकमा सेहत की रिपोर्ट है कि ये केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि रोज़ाना की बुनियाद पर 4-4.5 हज़ार केसेस जो है वो मलेरिया के बढ़ रहे हैं। लेकिन सबसे जो ख़तरनाक सूरत हाल वो ये नज़र आ रही है कि अब तक स्प्रे के लिए कोई भी जो इंतजामिया है वो हरकत में नहीं आ सकी है। वज़ीर सेहत सिंध जो है वो निगरान वज़ीर सेहत हैं डॉक्टर उस्ताद खालिद नियाज़, उनका ये कहना है कि हिकमत अमली तैयार की जा रही है महकमा बल्दियात से मिलकर, ताकि उन मुतासरा इलाकों में जहाँ पर केसेस सबसे ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं वहाँ पर स्प्रे किया जाए। लेकिन इस वक्त तक स्प्रे जो है वो नहीं हो सका है, जिसकी वजह से केसेस मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। और जो बिल्कुल केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, सूरत हाल अब ये हो चुकी है कि जो केसेस है मलेरिया के, डेंगू के इजाफा हुए जा रहा है, क्योंकि पहले तो कुछ सालों में ये किया जाता था कि पहले स्प्रे के लिए टीमों को घर भेजा जाता था और घर घर जाके देखा जाता था कि पानी कहां पर खड़ा हुआ है, क्योंकि ये साफ पानी में पैदा होता है जो डेंगू का मच्छर है। तो इसके हवाले से हम जो इसकी मुतल्लिका हुकाम है और जो निगरान वज़ीर सेहत है उनसे अपील करते हैं कि कराची का ख्याल करें और पूरे सिंध का ख्याल करें और स्प्रे करवाएं और लोगों का भी ख्याल किया जाए। यहां पर एक ब्रेक शामिल करेंगे। कोरोना के दौरान बलूचिस्तान में बंद होने वाली जो ट्रेनें हैं वो अब तक बहाल ना हो सकी और अब कोयटा से सिर्फ एक ट्रेन चलती है, जिसके बायस कोयटा का जो जंक्शन रेलवे स्टेशन वीरान रहता है। लोग ना सिर्फ सफ़र के सस्ते और बेहतर जरिए से महरूम हो गए हैं, बल्कि जो कुलियाँ हैं वहाँ कुलियों की माली मुश्किलात में भी इजाफा हो चुका है। मज़ीद तफसीलात क्या है अपने नुमाइंदे से जानेंगे अजीज़ मरी। जी अजीज़, बताइएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोटा रेलवे स्टेशन जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, जहाँ पे आप देख रहे हैं ये पूरा जो रेलवे स्टेशन है वो मुसाफिरों से भी खाली पड़ा हुआ है और जहाँ पर हमें कोई ट्रेन भी दिखाई नहीं दे रही है। हमारे साथ रेलवे के एक यूनियन के उहदेदार हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहना चाहेंगे। मेरा ये मुतालबा था, जब से कोरोना हुआ था पाकिस्तान में, उस टाइम से हमारे ट्रेन सारे बंद हुए थे। कोयटा डिवीज़न से एक ट्रेन भी नहीं था। उसके बाद ट्रेन जब खुले तो सिर्फ एक जाफ़र एक्सप्रेस खुला है, उसमें बोलान मेल बंद है। आज से बलूचिस्तान का कराची का लाइन मुकम्मल बंद है। बलूचिस्तान के जितने मुसाफिर है वो भी परेशान है। कोचों में आए रोज़ हमें मुश्किलात होते हैं। ट्रेन एक वाहिद गरीब और एक मजदूर गरीबों के लिए एक अच्छा सवारी है। मुतालबात करते हैं हम लोग कि बोलान मेल को और अकबर एक्सप्रेस फौरी चला दिया जाए। यही मुतालबा है कि जो मुसाफिर जहाँ से कल से ख्वार हैं और ख़ासकर जो बोलान एक्सप्रेस जो कोरोना में जो बंद की गई थी और नवाब अकबर भुट्टी एक्सप्रेस को जो बंद किया गया था, उनका यही मुतालबा है कि खुदा इन ट्रेनों को जो बाहर किया जाए, ताकि एक तो बेरोज़गारी भी ख़त्म हो जाएगी, कुलियों को रोज़गार मिलेगा और यहाँ के जो मुसाफिर हैं वो फैमिली के साथ जो है अपना सफ़र कर सकेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप रुख करेंगे नौशहरा का, जहाँ पर मदीना कॉलोनी के जो मकीन हैं वो ट्यूबवेल ख़राब होने के बायस पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं और घरों मसाजिद में पानी नापैद हो चुका है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं वो जानेंगे हम न्यू टीवी के नुमाइंदे मोहम्मद शाहरुख से। जी शाहरुख, बताइएगा पानी क्यों मौजूद नहीं है वहाँ पर? बिल्कुल, वक्त बदला हालात बदले, ना बदल सका तो खैबर पख्तूनख्वा के ऐसे नवाही इलाके जहाँ पर अभी तक निकासी और बिजली के मसाइल अभी तक आधा अधूरे हुक्मरान छोड़कर चले गए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नौशहरा के इलाके, यहाँ पर जो है मदीना फेज़ 1 में मौजूद हूँ, जहाँ पर 3 दिनों से यहाँ पर ट्यूबवेल यहाँ पर ख़राब है और जिसके वजह से यहाँ पर इलाके यहाँ पर जितने भी रिहाइश पजीर 2-3 हज़ार यहाँ पर जो घर हैं वो मुकम्मल तौर पर मुतासर है। अहले मोहल्ला यहाँ पर एहतजाज पर मजबूर है और इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मोहल्ले के यहाँ पर एक शहरी मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे कि इनका क्या कहना है। जी, पानी का बहुत मुश्किल बना हुआ है, तो लिहाजा मैं इन पार्टी वालों के साथ जितने भी हैं, चाहे पीपल पार्टी है, नेशनल पार्टी है, मुस्लिम लीग है, ये लोग वोट के वक्त तो सब याद आ जाते हैं,
लेकिन काम के वक्त किसी को एहसास नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। 3 दिनों से यहाँ पर ट्यूबवेल ख़राब है, उससे मुतासर है यहाँ पर इलाके। 2-3 हज़ार यहाँ पर घर है जिनमें अभी तक पानी मौजूद नहीं है। मस्जिदों में भी पानी ख़त्म है। इनका यही मुतालबा है DC साहब से, AC साहब से और मुतल्लिक़ अफसरान से कि हमारे इस मसले को जल्द से जल्द यहाँ पर हल करें। जी, लोग पानी के हवाले से मुतालबात कर रहे हैं। शाहरुख, बहुत शुक्रिया। टेक्सला और वाकेंड की अगर बात करें और उसके गिरदो नवा में, तो वहाँ पर भी आई इन्फेक्शन, आशोब चशम के मरीजों में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है और बच्चे और बड़े तो इसका शिकार हैं ही, साथ साथ खवातीन में भी ये मर्ज तेज़ी से फैल रहा है। नुमाइंदा न्यूज़ से मकसूद खान इस वक्त एक वाकेंड के आंखों के एक निजी अस्पताल में ही मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी बताइएगा मकसूद खान, क्या कहते हैं डॉक्टर्स, इसको कैसे कम किया जा सकता है? जी बिल्कुल जी, टेक्सला, वाकेंड और गिरदनुमा में भी आशोब चश्म के मरीज़ों में इजाफा हो रहा है। बच्चों और बड़ों के साथ साथ ख़वातीन में भी ये मर्ज तेज़ी से फैल रहा है। मैं इस वक्त एक आँखों के एक निजी हॉस्पिटल में मौजूद हूँ और मेरे साथ आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद अयूब साहब मौजूद हैं। तो आइए डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करते हैं। ये एक वायरल बीमारी है, वायरल डिजीज़ है और वो एक दूसरे से हाथ मिलाने से, दूसरा ये गले मिलने से या एक दूसरे की इस्तेमाल की चीज़ें इस्तेमाल करने से फैलती है। लेकिन जब अगर आपको हो जाए तो आप परेशान ना हो, ये बिल्कुल बेज़रर है। लेकिन है कि आपको मुस्तनिद डॉक्टर से एक एंटीबायोटिक ड्रॉप इस्तेमाल लाजमी करना है ताकि ये मज़ीद कोई और इसका नुकसान ना हो। जो आशोब चश्म के मरीज़ हैं वो दूसरे लोगों से मिलना जुलना तर्क करें जब तक कि वो सेहतमंद नहीं हो जाते और इसका जो इलाज है वो किसी मुस्तनिद डॉक्टर से करवाया जाए। हो रहा है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। तो सरगोदा का रुख करते हैं। सरगोदा में देहातों में चारा काटने वाली मशीनें इंसानी अज़ाब भी काटने लगी हैं। सैकड़ों किसानों समेत FA की एक तलबा है और उसका भाई जो कि चारा काटते हुए अपना बाजू खो चुके हैं। मोहम्मद इमरान गुराया रिपोर्ट करें इस हवाले से। जानवरों के लिए चारा काटने वाली टोका मशीन इंसानी अज़ा काटने लगी। चारा काटने के दौरान अब तक सैकड़ों अफराद मामूली बदइहतियाती या गफलत के बाइस अपने हाथ और बाजू कटवा चुकी है। समरीन और इसका भाई भी इन्हीं अफराद में शामिल है। समरीन का कहना है, मेरा बाजू कटने से जहां मेरे और मेरे भाई की तालीम मुतासर हुई है, वहीं मेरी माजूरी मेरी शादी की राह में रुकावट बन गई है। मेरा रिश्ता जो है 2 बार हो चुका है, सिर्फ इसी वजह से इग्नोर होता है कि जो मैं एक हाथ से माजूर हो चुकी हूँ। माजूरी की वजह से बिल्कुल भी घर में बहुत ज़्यादा मसले परेशानियाँ बनी हुई हैं। लेकिन बस मैं अब यही चाहती हूँ कि मैं अपनी स्टडी शुरू रखूँ और अल्लाह कोई बेहतर निज़ाम करेगा। मारूफ सर्जन डॉक्टर जोहेब लियाकत का कहना है कि हर साल DHQ टीचिंग अस्पताल में 100 से ज़ायद ऐसे अफराद लाए जाते हैं जो चारा काटने वाली मशीन से अपना बाजू कटवा लेते हैं। अलमिया ये है कि जो लोगों का हाथ इसमें आके काट रहा है वो एक तो जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनका कोई आगे पुरसाने हाल भी नहीं है और इन लोगों को काम से भी निकाल दिया जाता है और यही लोग जो हैं कल को भीख मांगने को मजबूर हो जाते हैं। डॉक्टर्स और किसानों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि देहातों में आसान शराइत पर जदीद टेक्नोलॉजी फराहम की जाए ताकि लोग मजबूर होने से बच सकें। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद इमरान गुराया, नियो न्यूज़ सरगोदा। सरगोदा से रिपोर्ट आप जान चुके हैं। शहर शहर गांव गांव से मज़ीद खबरें भी आपको बताएंगे पाकिस्तान नामा का हिस्सा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। क्योंकि 27 सितंबर है और आज वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जा रहा है, तो इस हवाले से पाकिस्तानी सयाहत को फरोग देने और अमन का पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए गुजरावाला में मोटरसाइकिल एक रैली निकाली गई है और मोटरसाइकिल रैली का जो अहवाल है वो जानेंगे अपने रिपोर्टर अली शेर से। जी अली शेर। जी बिल्कुल, वर्ल्ड टूरिज्म डे के हवाले से पाकिस्तानी सियाहत को फ़रोग देने के लिए गुजरावाला में मोटरसाइकिल बाइकर्स की जानिब से एक रैली का इनकाद किया गया है, जिसमें जो है बॉयज़ जो बाइकर्स हैं उनके साथ साथ हम देख रहे हैं कि गुजरावाला की फ़ीमेल्स जो बाइकर्स हैं वो आज रैली में काफ़ी मुतहरक दिखाई दे रहे हैं। जो रैली का इनकाद किया गया चांदा किला चौक से ये रैली निकली है और उसका गुजरावाला शहर के अंदर आने तक जो वालाना इस्तकबाल किया गया। हमारे साथ ख़वातीन बाइकर्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अच्छा बताइएगा, वर्ल्ड टूरिज्म के बारे क्या पैगाम देते हैं आप? तो सिन्फ़ नाजुक हैं,
तो आप रोड पे बाइक पे घूम रही हैं, क्या पैगाम देते हैं? सबसे पहली बात तो हम खुद को सनफ नाज़िक कहते ही नहीं है, ये तो गलत बात है। वो कौन कहता है कि जो लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां नहीं कर सकती? वो सारे काम लड़कियां कर सकती है जो लड़के करते हैं। बाकी हम आज निकले हैं तो हमें बड़ा इंजॉय कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है। पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, कैसे फ़रोग देंगी, कैसे टूरिज़्म को आप प्रमोट कर रही हैं? प्रमोट की सूरत यही है कि रैली निकली जाए जिसमें पता लगे कि रैली की सूरत में सब निकले हैं, अमन है, सुकून है, ठीक है। और इससे ज़्यादा क्या कहूँ मैं आपको। जी, आपने ख़वातीन बाइकर्स की बात सुनी, इनका यही कहना है कि पाकिस्तानी टूरिज़्म को फ़रोग देने के लिए ये रैली का इनेकाद किया गया है। पाकिस्तान के जो इमेज को बेहतर करने के लिए दुनिया भर में इस रैली का इनेकाद करके जो है दुनिया भर में ये पैगाम दिया जा रहा है कि पाकिस्तान में आए और सियाहत को फ़रोग दें। जी ठीक है अली शेर, तो सवात का रुख करते हैं। सवात में भी सयाहत को फ़रोग देने के लिए कदीम पख्तून सकाफत के जो थीम है वहाँ पर सयाहों के लिए विंटेज होम कायम कर दिया गया है। विंटेज होम की सैर करवा रहे हैं नुमाइंदा न्यू न्यूज़ हारून सिराज। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं दरिया इस्फात के किनारे वाक़िया फिज़ागढ़ में एक विंटेज हाउस में मौजूद हूँ, जहाँ पे आज वर्ल्ड टूरिज़म डे के मुनासबत से इसका इफ्तिताह हो गया है, जहाँ पे दौरे जदीद में भी ओल्ड थीम के साथ यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रखी गई है और काफ़ी खूबसूरत जगह है ये और काफ़ी मेहनत की गई है इसकी बनाने में। क्योंकि अगर हमें आप अक़ब में देख सकते हैं तो पुराने ज़माने के बर्तन, पुराने ज़माने के जो दरवाजे हैं जिस पे कंदकारी की गई है की, और दूसरी जानिब जो इसकी दीवारें हैं वो भी मिट्टी से बनाए गए हैं और बहुत ही प्यारा इसको टच दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ इसके ऑनर मौजूद हैं सलमान साहब। असल में हम खुद भी टूरिज़म के बड़े शौकीन हैं, बहुत शौक़ रखते हैं। शुरू में हमें ये प्रॉब्लम आया कि यार लोगों की ये डिमांड थी कि भाई हम घर में जो माहौल लेते हैं बाहर जाते तो हमें वही वहाँ पे भी यही सीन मिलता है। तो हमने कहा कि यार थोड़ा सा टच करते हैं, तो इसको हमने इसलिए ओल्ड विंटेज बना दिया। यहाँ की जो दीवारें हैं वो सारी मिट्टी की हैं, यहाँ का जो छत है वो भी बिल्कुल पुराने लकड़ियों से बना हुआ। यहाँ के स्पेशली दरवाजे, फैसिलिटी के हवाले से आपको यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी। आपको फाइबर इंटरनेट मिलेगा, आपको टीवी, टेलीफोन, जो भी आपको फैसिलिटी चाहिए नॉर्मल इंसान की जो होती है वो सारी आपको यहाँ पे मिलेगी। लेकिन इसका जो मेकिंग सीन है वो सारा बिल्कुल कमाल का है, उस पर बहुत मेहनत की गई है, वो सारा ओल्ड और वो भी दरिया इस्फात के किनारे। तो एक बहुत बेहतरीन जगह स्वात की टूरिज्म इंडस्ट्री में ऐड हुई है सयाहों के लिए। जी तो पाकिस्तान नामा में यहाँ पर शामिल करते हैं एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। और मौसम के हाल की बात करें तो इस्लामाबाद का रुख करेंगे कि वफाकी दारुल हुकूमत में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है, दर्जा हरारत भी बढ़ने लगा है। महकमा मौसमियात ने मौसम खुश्क और गर्म रहने की पेशगोई कर दी है। मज़ीद मौसम का अहवाल जानते हैं आमना जंचुआ से। जी आमना, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद की रातें और सुबह तो ठंडी हो चुकी हैं, दर्जा हरारत कम होता है, लेकिन जैसे ही सूरज चढ़ता है धूप के साथ साथ दर्जा हरारत में भी इजाफा होने लगता है। इस वक्त की अगर बात करें तो इस वक्त भी इस्लामाबाद में मौसम साफ़ है, तेज़ धूप है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि सुबह के औकात में शहर इक़्तिदार का दर्जा हरारत कम से कम 16 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान इस्लामाबाद में मौसम खुश्क रहेगा। मुल्क के दीगर इलाकों की बात की जाए तो मुल्क के बेशतर इलाकों में महकमा मौसमियात ने मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की है। बात कीजिए अगर पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान की तो इन तीनों सूबों के भी बेशतर अज़ला में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए अगर तो खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में महकमा मौसमियात ने बारिश की पेशगोई की है। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों की बात करें, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और उनसे मुल्हिका दूसरे पहाड़ी इलाके, तो यहाँ पर महकमा मौसमियात के मुताबिक मतलब जुज़वी तौर पर अबरालूद रहने के साथ साथ कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश के इम्कान। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान नामा से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।